मीका, जो कि एक मेरीन एक्टिविस्ट है, अपने सोनार डिवाइस के साथ धीरे धीरे शार्क से भरे पानी में उतरती है। उसके चेहरे पे हल्का सा डर पनप रहा था, साथ साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज थी, लेकिन एक उम्मीद के साथ वो दिल में सोचती है कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये शार्क्स कितनी मासूम है और हम इंसान इन्हें कितना गलत समझते हैं। खुद को हिम्मत देने के लिए वो ये सब धीमी आवाज में अपने आप से कहती है। पास से गुजर रहे पानी की हलचल से मीका थोड़ी सहम जाती है। शार्क अब पानी में उसकी तरफ बढ़ता नजर आता है और मीका भी अब धीरे धीरे उसके पास बढ़ती है। पास जाते जाते उसके चेहरे पर खौफ बढ़ता चला जा रहा था। अब पल भर के लिए खामोशी छा जाती है और फिर शार्क उस पे झपट पड़ती है। लेकिन ये कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी, जहाँ नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच, जहाँ समुद्र के ऊपर एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर तैर रहा होता है। यहीं एक रिसर्चर्स की टीम भी मौजूद थी, जिसको लीड सोफिया और उसके शोहर क्रिस कर रहे होते हैं। दोनों का मिशन होता है ये जानना कि इंसानी गंदगी मैरीन लाइफ को किस तरह तबाह कर चुकी है। इसी रिसर्च के दौरान उन्हें एक शार्क के सिग्नल मिलते हैं। ये वही शार्क थी जिसे ये पिछले 1 साल से ट्रैक कर रहे होते हैं। अब इन्हें अंदाजा होता है कि कोई चीज उनकी तरफ बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ती चली आ रही है। जहां हर तरफ गहमा गहमी फैल गई थी। बिना वक्त जाया किए 4 डाइवर्स, जिनमें क्रिस भी शामिल होता है, अपने डाइविंग सूट पहनते हैं और पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं। ऊपर कंट्रोल रूम में बैठी सोफिया हर सेकंड उन्हें मॉनिटर करती रहती है और रेडियो के जरिए उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है। कुछ देर बाद गहराई में जाकर डाइवर्स को बेबी व्हेल की एक बड़ी लाश नजर आती है। व्हेल का जिस्म तो बुरी तरह से फटा होता है, जैसे किसी बहुत ही बड़े और ताकतवर जानवर ने उसे चीरा हो। अभी वो इस खौफनाक मंजर का जायजा लेने ही वाले होते हैं कि अचानक शार्क का एक पूरा झुंड वहाँ पहुँच जाता है। ये शार्क अजीब तौर पर घबराए हुए लगते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उन्हें शिकार बना रहा हो। फिर चंद ही सेकंड्स के अंदर पानी के अंधेरों से एक 7 मीटर लंबी फीमेल शार्क उभर कर सामने आ जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि ये वही शार्क है जिसे टीम फॉलो कर रही थी। सोफिया भी ये मंजर देखकर सख्त हैरान रह जाती है, क्योंकि सिर्फ कुछ महीने पहले ही ये शार्क सिर्फ 2 मीटर की थी। इतनी कम मुद्दत में इतनी गैर मामूली ग्रोथ, ये बात सोचने में ही खौफ पैदा कर देती है। क्रिस पर भी घबराहट तारी हो जाती है और वो फौरन वापस जाने का मशवरा देता है। लेकिन सोफिया साइंटिफिक जुनून में अंधी हो चुकी होती है। वो हर हाल में इस शार्क का सैंपल लेना चाहती थी और इस खतरनाक जीव को वो लिलिथ का नाम देती है। आखिर क्रिस मजबूरन तीर से लिलिथ को छेद देता है, लेकिन ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। लिलिथ गुस्से से पागल हो जाती है और बिजली की रफ्तार से डाइवर्स के गिर्द टक्कर लगाना शुरू कर देती है। किसी को संभालने का मौका मिलता उससे पहले ही वो शदीद हमला कर देती है और कुछ ही लम्हों में सब डाइवर्स के टुकड़े हो गए थे। ऊपर कंट्रोल रूम में बैठी सोफिया उनकी चीखें सुनती है और दहशत से कांप उठती है और बगैर कुछ सोचे समझे वो भी पानी में छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ मीटर गहराई में पहुंचती है, उसे जो मंजर दिखाई देता है वो उसकी रूह हिला देता है, यानी उसके शोहर का अलग हुआ बाजू। इसी वक्त लिलिथ अंधेरों से निकलकर सोफिया पर अचानक झपट्टा मारती है। सोफिया मुश्किल से अपनी जान बचाती है, लेकिन शार्क एक फिशिंग नेट में फंस जाता है और उसे अपने साथ समंदर की गहराइयों में घसीट लेता है। इंतहाई पानी के दबाव की वजह से सोफिया के कानों के पर्दे फटने लगते हैं और वो दर्द से चीखती है, लेकिन बेहोश होने से बिल्कुल पहले वो किसी तरह फिशिंग नेट काट देती है और सरफेस तक वापस पहुँच गई थी। यहीं से मूवी अब 3 साल आगे चली जाती है। अब सोफिया एक मेरीन सेंटर में काम कर रही थी। वो जिंदा तो होती है, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। उसके जहन से क्रिस की मौत का बोझ उतरता ही नहीं, पर वो इस ट्रॉमा से निकलने की कोशिशें करती रहती है। एक शाम उसे एक जवान स्टूडेंट मीका मिलती है। मीका बताती है कि वो सोफिया के काम की बहुत बड़ी फैन है और ये भी कि उसका ग्रुप उसी खौफनाक शार्क को ट्रैक कर रहा है, जो अब लोगों को मारने के लिए बदनाम हो चुकी है। सोफिया तो इस मामले से दूर रहना चाहती थी, लेकिन मीका उसे अपनी प्राइवेट एनजीओ दिखाने पर राजी कर लेती है। एनजीओ पहुंचकर सोफिया की मुलाकात बेन से होती है, एक हैकर जो अपने कंप्यूटर के जरिए शार्क के टैग्स को ट्रैक कर सकती है। बेन बताती है कि लिलिथ अजीब और नामुमकिन तौर पर पेरिस के सैन रिवर में पहुंच चुकी है, लेकिन सोफिया ये सुनकर सीधा इनकार कर देती है, क्योंकि शार्क्स मीठे पानी में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन मीका समझती है कि गंदे और जहरीले समुद्र की वजह से शार्क्स इस पानी को अडॉप्ट कर चुकी हैं। वो कहती है कि अगर लिलिथ को आजाद ना किया गया तो वो बीमार होकर मर जाएगी। मीका चाहती है कि सोफिया शार्क से कम्युनिकेट करने में उनकी मदद करे, लेकिन सोफिया इस ख्याल को बिल्कुल बेवकूफाना समझकर वहाँ से चली जाती है। उसी शाम सोफिया पर क्यूरोसिटी हावी हो जाती है। वो घर जाकर खुद उस शार्क को ट्रैक करती है और इस बात से हैरान होती है कि लिलिथ वाकई सैन रिवर पहुँच चुकी थी। अब हम 2 लड़कों को सैन रिवर के पास देखते हैं, जिन्हें वहाँ से 2 मिसाइल मिलते हैं, जहाँ पुलिस आकर इनको इकट्ठा कर लेती है और न्यूज रिपोर्टर को बताती है कि ये यहाँ दूसरी जंग अजीम के बाद से मौजूद हैं। इसमें
डरने वाली कोई बात नहीं है। इसी दौरान माइक और बेन शार्क को ढूंढने की उम्मीद में दरिया का सफर करते हैं और एक पुल के नीचे रुककर माइक अकेली पानी में उतरने का फैसला करती है। वहाँ उसे एक गाड़ी मिलती है जो बड़े बड़े दांतों के निशान से भर चुकी थी और ये बिल्कुल वाजे होता है कि ये लिलिथ का काम है। सरफेस पे बेन कोब्स को आते हुए देखकर रस्सी खींचकर मिका को इशारा देती है, लेकिन मिका बेवकूफी से रस्सी को छोड़ देती है। वो थोड़ी देर और रुककर तहकीकात जारी रखती है। अब उसे एहसास हो गया था कि कोई बहुत बड़ा जीव उसके करीब घूम रहा है। ये ख्याल ही उसे बुरी तरह डरा देता है और वो फौरन सरफेस की तरफ भागती है। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाते हैं। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में फरीद नाम का कोप मिका से पूछता है कि वो दरिया में क्या कर रही थी, जिस पर मिका सच बताती है कि वो शार्क को ट्रैक कर रही थी, लेकिन फरीद इस बात का यकीन नहीं करता। इसी वक्त एक और ऑफिसर कमरे में आता है और इमरजेंसी की खबर देता है। दूसरी तरफ सोफिया दरिया के करीब शार्क को ट्रैक कर रही होती है। जब वो एक बच्चे को किनारे के पास खेलते हुए देखती है तो उसे फौरन वहाँ से हटने को कहती है। चंद ही लम्हों बाद फरीद और मिका उसे बताते हैं कि रात को एक एक्सीडेंटल कार को पानी के अंदर बुरी तरह चीरा गया है। लाश देखते ही सोफिया पहचान लेती है कि ये लिलिथ का ही काम हो सकता है। इसके बाद फरीद उन्हें पुलिस चीफ के पास ले जाता है। सोफिया समझाने की पूरी कोशिश करती है कि सन रिवर में एक बहुत ही खतरनाक शार्क मौजूद है, लेकिन चीफ इस बात को नामुमकिन समझती है और कहती है कि शायद वो आदमी खुद ही मर गया है। जब सोफिया, फरीद और मिका अपनी बात पर कायम रहते हैं तो चीफ उन्हें चैलेंज देती है, पहले अपनी थ्योरी साबित करके दिखाओ। बाद में फरीद और उसकी टीम दरिया में उतरने का फैसला करती है। अब सोफिया उन्हें रोकती है ये कहकर कि इस डिवाइस के जरिए शार्क को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन फरीद तो तस्वीरें लेना चाहता था। ट्रैकिंग लोकेशन पर पहुंचकर तीन डाइवर्स पानी में उतरते हैं। नीचे जाकर उन्हें एक बहुत बड़ी मछली मरी हुई मिलती है जिसका एक बड़ा हिस्सा आधा खाया हुआ था। दूर से मिका ये सब देख रही होती है और ये सोचकर कि पुलिस शार्क को मार देगी वो बेन को कॉल करती है और कहती है कि ट्रैकिंग डिवाइस बंद कर दो। बेन मजबूरी में अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उन डिवाइसेस को ऑफ कर देती है। पानी के अंदर डाइवर्स को महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज उनके गिर्द घूम रही है। इसी वक्त सोफिया और फरीद उन्हें फौरन वापस बुलवा लेते हैं क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। डाइवर्स कहते हैं कि उन्होंने कुछ देखा तो नहीं, लेकिन शार्क की मौजूदगी को पूरी तरह महसूस किया। फरीद सोनार की रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसे पता चलता है कि लिलिथ उसी शाम सैन रिवर में मौजूद थी। इसी दौरान फरीद और सोफिया मेयर के दफ्तर एक प्राइवेट मीटिंग के लिए पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि कुछ दिनों में इंटरनेशनल स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है और हजारों लोग वहां जमा होंगे। सोफिया मेयर को खौफनाक सच बताती है और इस इवेंट को कैंसिल करने का मशवरा देती है, लेकिन मेयर सख्ती से इनकार कर देती है। वो कहती है कि इस इवेंट पर बहुत पैसा लग चुका है और कोब्स को 24 घंटे के अंदर मसला हल करने का हुक्म देती है। शार्क को मारना इंसानियत के खिलाफ होता है, इसलिए ग्रुप ये फैसला करता है कि लिलिथ को जिंदा पकड़ा जाए। अब मिका एक वीडियो बनाती है और उसे खुफिया तौर पर कई सारे मेरीन एक्टिविस्ट को भेजती है। वो बताती है कि गवर्नमेंट शार्क को मारने वाली है और हमें उसे बचाने के लिए कैटाकॉम्ब पहुंचना होगा, बेशक ये शार्क्स हमें खा ही क्यों ना जाए। कैटाकॉम्ब जो कि पूरे पेरिस के नीचे बनाई हुई एक टनल है, लेकिन उसकी दोस्त पुलिस के पास पहुंचकर उसके खुफिया प्लान के बारे में सबको बता देती है। जहां इन लोगों को पता चला कि शार्क्स इस टाइम कैटाकॉम्ब में मौजूद हैं और हम मिका को मेरीन एक्टिविस्ट के साथ कैटाकॉम्ब में देखते हैं। यहाँ सोफिया और पुलिस वाले भी आ गए थे। यहाँ मेरीन एक्टिविस्ट और पुलिस वालों के बीच में बहस हो गई और मिका पानी में कूद जाती है। वो ये दिखाना चाहती थी कि शार्क्स इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। तभी वहाँ एक शार्क आ जाती है जो कि लिलिथ तो नहीं थी, लेकिन वहाँ कई और शार्क्स भी आ जाती हैं और तभी वो शार्क मिका पर बुरी तरह हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी मौत देती है, यानी उसकी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती है। यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। मेरीन एक्टिविस्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि आखिर ये शार्क कितनी खतरनाक हैं। इसी बीच कुछ एक्टिविस्ट भी पानी में गिर गए थे, जहां शार्क्स इनके टुकड़े टुकड़े करके पानी में खून फैला देते हैं। पुलिस वाले किसी तरह लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन उसी बीच एक शार्क भी मारा गया था जिसपे सोफिया टेस्ट करती है और इसे पता लगता है कि ये फीमेल शार्क 2 माह की प्रेग्नेंट है और ये कि इसके पेट में ढेरों शार्क के बच्चे हैं। सोफिया बताती है कि ये शार्क किसी तरह छोटी उम्र में भी बहुत सारे बच्चे पैदा कर रही है। ये बात बहुत खतरनाक है क्योंकि इसकी वजह से इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ सकती है और ये ताज़ा पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये सब लिलिथ की वजह से मुमकिन हुआ है
है क्योंकि उसने क्लाइमेट की मुश्किलात को झेल कर समुद्र के पानी को छोड़कर ताजे पानी में जीना सीख लिया था। अब ये अंदाजा लगाते हैं कि ये शार्क्स हजारों की तादाद में हो सकते हैं, जिससे ये फैसला करते हैं कि ये कैटाकॉम्ब में धमाके करेंगे जिससे सारे शार्क्स मारे जाएंगे। अब स्विमिंग इवेंट भी आ गया था जिसे मेयर कैंसिल नहीं करती क्योंकि इसे कैंसिल करने से उसे बहुत सारे पैसों का नुकसान हो जाता। अब ट्रेन मेरीन को रिवर में निगरानी करने के लिए उतार दिया गया। अब इवेंट के आसपास बहुत ज्यादा बड़ा जाल फैला दिया गया ताकि शार्क्स उसे पार ना कर सके। दूसरी तरफ ऑफिसर सोफिया के साथ कैटाकॉम्ब में शार्क्स को मारने पहुंच गए थे और जब ये पानी में छलांग लगाते हैं तो इन्हें अपने आसपास हजारों की तादाद में शार्क्स के छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी ये अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे और उन बॉम्ब्स को भी अपनी अपनी जगह फिट कर दिया गया था। तभी एक सीनियर ऑफिसर पे शार्क हमला कर देता है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बॉम्ब के धमाके कर देते हैं और शार्क के काफी बच्चे मर जाते हैं। सीनियर ऑफिसर भी जैसे कैसे बच गया था। अब जब सोफिया वापस रिवर में जाती है तो उसके सामने से लिलिथ गुजर रही थी जो कि अपने बच्चों की लाशों के टुकड़े देखकर काफी दुखी हो गई थी और सोफिया के आगे से गुजरती है, लेकिन वो सोफिया को देख नहीं पाती और इसी गुस्से में वो उस जाल को तोड़ देती है जहाँ स्विमिंग रेस शुरू हो गई थी और वो यहाँ आकर एक ही झटके में एक आदमी के बहुत टुकड़े कर देती है। लिलिथ के बुलाने पर और भी शार्क्स वहाँ पहुंचकर दूसरे स्विमर्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती ये हुई कि ऑफिसर ने शार्क को स्नाइपर से शूट करना शुरू कर दिया जिसके कुछ निशाने पानी में पड़े मिसाइल्स पर लग जाते हैं जो कि दूसरी जंगे अजीम से वहाँ पड़े हुए थे लेकिन अब भी एक्टिव थे। जिससे होता यह है कि एक मिसाइल के फटने पर ढेरों मिसाइल फटने लगते हैं और यहाँ इस वजह से तबाही मच गई थी। साथ साथ रिवर का पानी भी सुनामी में बदल गया था। सिर्फ सोफिया और सीनियर ऑफिसर बचते हैं जो अपनी चारों तरफ तबाही को देखते हैं। हर जगह लाशें और ढेरों शार्क घूम रही थी और पता चलता है कि ये शार्क सुनामी की वजह से पूरे शहर में घूम रही हैं और वो पूरी दुनिया में फैलकर सब इंसानों का शिकार करेंगी जिससे इंसानियत का निशान मिट जाएगा। अब इस खतरनाक सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है।